सारा मिसडायग्नोसिस हुआ। इट वाज बेसिकली फर्टिलिटी इशू। तो फर्टिलिटी इशू तब दिखा तो डॉक्टर का सजेशन यही था वेट घटा लो, लेकिन अंडरलाइंग कॉज हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए उस वक्त। दैट गेव मी ब्रेक थ्रू टू स्टार्ट माय करियर इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, स्पेशली विथ इंसुलिन एंड डायबिटीज। तो अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं अपना पीपीटी शेयर करूंगी। आई हैव सेंट रिक्वेस्ट। यस आया है। तो क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आपके ब्लड रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं? योर ब्लड रिपोर्ट्स आर टॉकिंग, आर यू लिसनिंग टू देम? या ऐसा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रूटीन हेल्थ चेकअप करवाते हैं, हेल्थ चेकअप में ब्लड टेस्ट करवाते हैं, और जैसे ही वो ब्लड रिपोर्ट उनके पास आता है वो चुपचाप उसको बंद करके अंदर रख देते हैं। दे हार्डली टेक इट टू द डॉक्टर्स और एनी हेल्थ प्रोफेशनल। तो क्या यहाँ के पार्टिसिपेंट्स भी वैसे ही है जो चुपचाप अंदर रख देते हैं, या फिर आप अपने एक्सपर्ट से उसके बारे में डिस्कस करते हैं ब्लड रिपोर्ट्स के बारे में? ट्राई करती हूँ ऐसा कह रहे हैं अंजना जी। वेरी गुड, यू ट्राई टू इंटरप्रेट देम, वेरी गुड। एक्सपर्ट एडवाइस भी ले रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा नॉलेज लिमिटेड है मेडिकल फील्ड में। तो हमें किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ज़रूर चाहिए ब्लड रिपोर्ट को डिकोड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जो रिपोर्ट लेने जब जाते हैं ना, तो रिपोर्ट देने के लिए जो वहाँ पर बैठे रहते हैं, कोई लैब टेक्नीशियन है या फिर कोई वहाँ का असिस्टेंट है या कोई वहाँ का कोई ऑफिस बॉय है, उनसे ही पूछ लेते हैं क्या मेरा रिपोर्ट नॉर्मल है? ही इज़ नॉट द करेक्ट पर्सन टू गाइड यू। आपका ब्लड रिपोर्ट या डॉक्टर डिकोड कर सकते हैं या फिर डाइटिशियंस या हेल्थ प्रोफेशनल्स जो इसमें ट्रेन्ड है। तो कभी भी अपने ब्लड रिपोर्ट को ऐसे इंसान के साथ या गूगल के साथ डिस्कस मत कीजिए जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, क्योंकि वी आर ट्रेन्ड टू रीड बिटवीन द लाइंस। हम हर एक नंबर जो लिखा रहता है ना, पैरामीटर ब्लड रिपोर्ट में, हर एक के पीछे क्या कहानी है, ये कैसे ग्रास्प करना है, हमें ट्रेन किया जाता है। तो कभी भी उनसे, जो वहां पर बैठे हैं ब्लड रिपोर्ट देने के लिए, उनसे मत पूछेगा। इवन द लैब टेक्नीशियन और द लैब इंचार्ज, उनको भी हीलिंग के पर्सपेक्टिव से नॉलेज नहीं होता है कि वो आपके ब्लड रिपोर्ट को डिकोड कर सके। सो मेरी छोटे से इंट्रोडक्शन है स्लाइड पे, लेकिन बहुत अच्छे से राखी जी ने ऑलरेडी दे दिया है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बट एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ डायबिटिक एजुकेटर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट, आई हैव बीन ट्रेन टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ ब्लड रिपोर्ट। हर एक पैरामीटर के पीछे क्या कहानी है, ये हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है। क्योंकि हमारे पास स्टेथोस्कोप नहीं है ना, हम ब्लड रिपोर्ट के थ्रू ही आपके बॉडी को जानना चाहते हैं कि आपके बॉडी में क्या चल रहा है, अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या स्ट्रगल हो रहा है, क्या स्ट्रेस है। ये सब जानने का ट्रेनिंग जो है वो हमें दिया जाता है थ्रू ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट क्यों मायने रखता है? व्हाई ब्लड रिपोर्ट मैटर्स? बिकॉज योर बॉडी इज सेंडिंग सिग्नल्स थ्रू ब्लड रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट के पैरामीटर्स ऐसे ही नहीं है, रैंडम नंबर्स नहीं है। वो उनके पीछे एक ना एक कहानी है, और वो कहानी को इंटरप्रेट करना हमें आता है। हमें इन द सेंस अ डाइटिशियन, अ न्यूट्रिशनिस्ट और द डॉक्टर, they know it better. So blood reports, they are the signals from your body, and if you try to understand these signals, you can prevent diseases. जो complications आ रहे हैं आने वाले दिनों में, उसको आप हैंडल कर सकते हो या फिर उसको टाल सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो। बट मोस्ट पीपल डोंट लुक एट द रिपोर्ट्स इन दिस वे। दे जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, इज इट नॉर्मल? नॉर्मल है, कितना नॉर्मल है, ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। और जो चेंजेस बॉडी में आया है उसके बारे में भी वो नहीं सोचते। दे डोंट आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज चेंजिंग इन माय बॉडी, व्हाट इज माय बॉडी ट्राइंग टू टेल मी। ये कभी एनालाइज नहीं कर पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि कॉमन मैन इज नॉट ट्रेन्ड टू रीड दीज रिपोर्ट्स इन सच अ मैनर।
क्योंकि मैं डायबिटीज पेशेंट्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले पेशेंट्स के साथ काम करती हूँ, तो मेरा फोकस मेनली रहेगा इंसुलिन एंड इट्स इफेक्ट्स पे। तो बॉडी में बहुत सारा चेंजेस देखा जाता है और ये सडनली नहीं होता है। आपने सुना होगा ना कि ठीक-ठाक ही थे, लेकिन अचानक से उनको सुबह-सुबह हार्ट अटैक हो गया। ये अचानक से नहीं हुआ है। बॉडी हैज़ बीन स्ट्रगलिंग सिंस इयर्स एंड बॉडी हैज़ बीन गिविंग यू सिग्नल्स। सिग्नल्स देता रहता है स्टेप बाय स्टेप, और ऐसे सिग्नल्स ऐसा नहीं है कि सडनली सिग्नल आ गया, ऐसा नहीं है। सडन कुछ नहीं होता है, सब स्टेप बाय स्टेप होता रहता है, लेकिन हम वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। एनर्जी ड्रॉप होता है, वेट गेन होता है। जैसे-जैसे वेट गेन हो रहा है, वैसे-वैसे क्रेविंग्स भी हो रहा है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, वेट गेन हो गया, मैं कम खाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, कम खाओगे, क्रेविंग्स बढ़ेंगे, शुगर फ्लक्चुएशन शुरू होगा, और जो शुगर फ्लक्चुएशन है ना, वो लास्ट स्टेज है। उससे पहले 10 साल तक आपके बॉडी में जो स्ट्रगल चल रहा है, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है बॉडी में, वो हम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते। एंड दीज थिंग्स आर नॉट रैंडम, दे डेवलप स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, साइलेंटली इन द बॉडी। और ये विजिबल होता है आपके रिपोर्ट्स में, हर एक पैटर्न, हर एक पैरामीटर को आप धीरे धीरे से क्लोजली जब आप देखते जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि there has been some deviation in the normal functioning of the body and the body is going in the direction of disease. तो अगर आप ये जितना जल्दी इस कंडीशन को, इस सिम्टम्स को जितना जल्दी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे ना, उतना जल्दी आपको आउटकम मिलेगा और आउटकम पॉजिटिव रहेगा। यू माइट नॉट एंड अप विथ द डिसीज or the complications or expenditure of money for keeping good health. तो ब्लड रिपोर्ट्स इसलिए मैटर करते हैं ताकि हम अर्ली डिटेक्शन हम कर सकें। सॉरी, यस, ओके। तो हम जानने की कोशिश करते हैं, जो कॉमन क्वेश्चन है ना, नॉर्मल है क्या? नॉर्मल है, पर कितना हेल्दी है? हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि नॉर्मल जो रेंज होता है ना, वो लैब टू लैब वेरी होता है और हर एक लैब में एक ही रीडिंग नहीं है, वाइड रेंज दिया गया है। जैसे हीमोग्लोबिन का एग्जांपल ले लेते हैं, 12 टू 16 का रेंज दिया गया है। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में ये यूनिक नंबर है। एक पर्सन में ये 12 नॉर्मल हो सकता है, तो किसी पर्सन में 16 भी नॉर्मल हो सकता है। कभी-कभी 12.1 किसी पेशेंट में अनहेल्दी कंडीशन को क्रिएट करता है, कभी-कभी 15.9 भी या 16.1 भी अनहेल्दी एनवायरनमेंट को वो बढ़ावा देता है। तो क्योंकि ये लार्ज पॉपुलेशन के एवरेज से कैलकुलेट किया गया है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर नॉर्मल पैरामीटर नहीं है, एक रेंज दिया गया है। उस रेंज में है, तो इसे हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। उस रेंज में है, तब भी ये कितना नॉर्मल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक छोटा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। गाड़ी तो हम सब चलाते हैं, है ना? टू व्हीलर, फोर व्हीलर, अ, इंटरेक्शन रहेगा तो अच्छा रहेगा। गाड़ी हम आप लोग चलाते हो ना? मैं उम्मीद करती हूँ कि मोस्टली यहाँ पे सब लोग टू व्हीलर तो चलाते ही होंगे। हाँ, तो टू व्हीलर के लिए पेट्रोल ज़रूरी है। 100 एमएल पेट्रोल डालोगे या 200 एमएल पेट्रोल डालोगे, तब भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा। पर क्या डेस्टिनेशन आप रीच कर सकते हो? विल यू रीच द डेस्टिनेशन विथ 200 एमएल ऑफ पेट्रोल? नो। तो 100 और 200 एमएल पेट्रोल इज़ नॉर्मल, क्योंकि पेट्रोल टैंक में पेट्रोल है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि हम अपने डेस्टिनेशन तक रीच कर सकें। तो ये जो लैब नॉर्मल है ना, ये हमें ज़िंदा रखने के लिए बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारा सर्वाइवल के लिए, बट नॉट फॉर ऑप्टिमम हेल्थ और हीलिंग। तो सर्वाइवल के लिए जो चाहिए, वो लैब नॉर्मल में दिया गया है। और अगर हीलिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो ये कम है, क्योंकि 100 एमएल पेट्रोल कम है ना, हमें तो 1 से 2 लीटर तक लगेगा लॉन्गर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। नेक्स्ट इज द अर्ली प्रॉब्लम दैट स्टे हिडन। कभी-कभी हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे एचबी का मैंने बताया, हीमोग्लोबिन का 11.9 है, 11.8 है, हम इग्नोर कर देते हैं। अरे 12 नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज में है, 1
0.0 ही तो डिफरेंस दिख रहा है, इतना क्या डिफरेंस आएगा, लेकिन बॉडी अंदर स्ट्रगल कर रही है, ये 0.1 जो कमी है ना, इसकी वजह से इसको मैचअप करने के लिए बॉडी इज स्ट्रगलिंग अ लॉट, इट इज कॉम्पेंसेटिंग अ लॉट, और ये स्ट्रगल एक दिन का नहीं रहता है, ये सालों से चलता है। इंसुलिन की बात अगर हम करें, इनिशियल डेज में शुगर नॉर्मल ही रहता है, HbA1c भी नॉर्मल ही दिखता है आपको, 5.7, 5.8, 5.9, HbA1c 5.8, 5.9 अगर आप लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेंगे ये नॉर्मल है, डोंट बी इन अ पैनिक कंडीशन, आप बस अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज कर लो और ये मैनेज हो जाएगा, वॉकिंग शुरू कर दो, ये मैनेज हो जाएगा। लेकिन 5.8, 5.9 HbA1c को मैनेज करने के लिए जो बॉडी अंदर से स्ट्रगल कर रही है ना, वो स्ट्रगल हमें नहीं दिख रहा है। It is managing the sugar to keep it at the optimum level by compensating with the production of high insulin in the body. और ये हाई इंसुलिन आपको कैसे दिखेगा, ये ब्लड रिपोर्ट में नहीं दिख रहा है, क्योंकि HbA1c में कहीं पर भी इंसुलिन नाम का पैरामीटर उस टेस्ट रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन आपको ये दिखेगा कहाँ से, स्किन डार्कनिंग होता है, स्पेशली फीमेल्स में अगर मैं बात करूं तो अपर पार्ट ऑफ द अपर लिप गेट्स डार्कन, रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन हो गया फिर भी वो डिलेड हीलिंग है। फीमेल्स में अगर मैं बात करूं तो रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन होता है, और ये रिकरेंट का मतलब ये नहीं कि 8 से 10 बार हो रहा है, 2 से 3 बार हो रहा है, तब भी ये मैटर ऑफ कंसर्न है, आपको देखना पड़ेगा कि ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। इवन दो योर शुगर रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, लेकिन बॉडी में सिम्टम्स दिख रहे हैं और ये अनहेल्दी है, बॉडी इज स्ट्रगलिंग अ लॉट टू कीप थिंग्स नॉर्मल। तो पैरामीटर्स या नंबर्स जो ब्लड रिपोर्ट में है वो बाद में चेंज होंगे, पहले बॉडी का स्ट्रगल दिखेगा सिम्टम्स पे। योर बॉडी शोज साइन बिफोर रिपोर्ट्स डू, रिपोर्ट्स में फास्टिंग शुगर और पोस्ट मील शुगर नॉर्मल ही आ रहा है, लेकिन बॉडी में अदर साइंस दिख रहे हैं, जैसे बार बार थकान हो रहा है, बार बार क्रेविंग्स, खाना खाने के बावजूद आपको भूख कम ही नहीं हो रही, और खाना खाने के तुरंत बाद भयंकर नींद, इतना नींद कि आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, आप भले ही ऑफिस में हो, घर में हो या कहीं भी हो, खाना खाते ही तुरंत आपको नींद आने लगती है। दीज आर द सिम्टम्स। व्हाट मोस्ट पीपल डू, मिस्टेक्स क्या करते हैं, दे टेस्ट ओनली व्हेन सिक, जब डॉक्टर कहेंगे कि टेस्ट करवाओ, देखते हैं आपको इतना सारा दर्द हो रहा है, इतना सारा इन्फेक्शन। सॉरी, मैं अनम्यूट हो गई थी शायद। ओके, तो शुड आई रिपीट द प्रीवियस और आई कैन कंटिन्यू? कंटिन्यू कंटिन्यू करिए। ठीक है। तो हम तभी टेस्ट करवाते हैं जब डॉक्टर हमें बताते हैं कि बहुत रिपीटेडली हमें इन्फेक्शंस हो रहे हैं या रिपीटेडली पेन हो रहा है, तब हमें बताते हैं डॉक्टर, तो एक बार चेक कर लो, फिर हम जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए। या फिर अभी का ट्रेंड जो चल रहा है, एनुअल हेल्थ चेकअप, के ऑफिस से ये ऑप्शन मिला है चेक करने का, तो चेक करवा लिया। चेक करवाने के बाद जब रिपोर्ट आया तो देखा नॉर्मल, पहले हम वही चेक करते हैं कि वो कोई हाइलाइटेड पैरामीटर तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल टेस्ट जो रिपोर्ट जो आते हैं ना, लैब वाले क्या करते हैं, अगर कोई डिविएशन है तो उसको हाईलाइट कर देते हैं, हाईलाइटेड पैरामीटर्स कौन कौन से हैं ये चेक करते हैं, और अगर हाईलाइटेड पैरामीटर्स नहीं है तो हम वो रिपोर्ट डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाते हैं, चलो सब कुछ नॉर्मल है। और हम ट्रैक नहीं करते, एक ही रिपोर्ट पर डिसाइड कर लेते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कभी भी एक ही रिपोर्ट पे डिसाइड नहीं करते हैं, उसको उस पैटर्न को चेक करते हैं कि एक रिपोर्ट तो नॉर्मल आया है या फिर एक रिपोर्ट डिविएटेड है, तो सेकंड रिपोर्ट में क्या आ सकता है ये हम चेक ही नहीं करते। आपने नोटिस किया होगा जब भी अगर कोई यहाँ पे डायबिटीज या फिर थायराइड वाले पेशेंट है, तो डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि 1 in 3 months विजिट करो, और जब भी आप विजिट करोगे आप नया रिपोर्ट लेके आओगे, हम पुराने रिपोर्ट्स को कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बॉडी पैरामीटर्स दे कीप ऑन चेंजिंग एंड बॉडी हैज बीन स्ट्रगलिंग टू कीप एवरीथिंग इन नॉर्मल। तो इसलिए रिपोर्ट्स रिपीट करने चाहिए ताकि हम ट्रेंड को फॉलो कर सके। बिगेस्ट गैप हमारा यही है कि हम ट्रैक नहीं करते,
सोशल मीडिया पे दिखा गया होगा, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ कंपेयर मत करो, लेकिन एक अपना ही रिपोर्ट पहले कैसा था, आज कैसा है, और अगर कल मैं करवाऊंगी तो उस रिपोर्ट में पैटर्न कैसा है, ये जरूर चेक कीजिए। और जब भी रिपोर्ट करवाओ, जब भी आपका रिपोर्ट मिले तो क्वेश्चन जरूर कीजिए, नॉर्मल है तो कितना नॉर्मल है, क्या ये सर्वाइवल के लिए नॉर्मल है या फिर हीलिंग के पर्सपेक्टिव से नॉर्मल है। अगर ये सर्वाइवल के लिए नॉर्मल है तो क्यूरियोसिटी दिखाइए, इसको कैसे मैं हीलिंग तक लेके जाऊंगी। एक एक पैरामीटर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। गूगल, चैट जीपीटी या कोई भी एआई की टूल की मदद लीजिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, साथ साथ एक एक्सपर्ट का भी ओपिनियन लीजिए, क्योंकि एक्सपर्ट नोज बेटर देन द एआई टूल्स, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत है। तो HbA1c दो तीन लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन रूट कॉज फॉर दैट नंबर विल बी टोटली डिफरेंट। जैसे मेरे पास HbA1c का सडन ड्रॉप हुए पेशेंट्स आए मेरे पास, 3 लोग हैं ऐसे। एक का 12 से डायरेक्टली 6.5 आ गया, एक का 8 से 5.5 आ गया, 9 का 5.6 तक आया, लेकिन ये ड्रॉप हुआ है, वो खुश हो गए कि मेरा डायबिटीज कम हो गया। डायबिटीज कम नहीं हुआ है, ये ड्रॉप के पीछे रीजन डिफरेंट था, लेकिन रिपोर्ट में वो नहीं दिख रहा था। उनके सिम्टम से वो समझ में आ रहा था कि देयर इज सम चेंज दैट हैज कॉज्ड द सडन ड्रॉप। तो ब्लड रिपोर्ट जो होते हैं ना, हमारे बॉडी के रिपोर्ट कार्ड होते हैं, जैसे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड मिलते हैं ना एग्जाम के बाद, टेस्ट के बाद, ये वैसे ही है। और ये हमें क्या बताते हैं, इंटरनल चेंजेस, अंदर क्या हो रहा है। बॉडी कीप्स ऑन ट्राइंग टू मेंटेन एवरीथिंग एट ऑप्टिमम लेवल, सर्वाइवल के लिए नहीं, ऑप्टिमम लेवल के लिए। तो लैब लिमिट्स, जो नॉर्मल रेंज दिया जाता है ना, तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। वो अगर अपर लिमिट के पास है तब भी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो लोअर लिमिट के पास है तब भी प्रॉब्लम है। हायर द नंबर्स इट मींस बॉडी इज ओवरवर्किंग, ओवरलोडेड, और इट इज इन स्ट्रेस। लोअर नंबर्स का मतलब है कि डेफिशिएंसीज क्रिएट हो रहे हैं या फिर किसी ऑर्गन का फंक्शनिंग कम हो रहा है। नेक्स्ट इज अर्ली इम्बैलेंस। अर्ली इम्बैलेंस सिम्टम्स और ब्लड रिपोर्ट्स को जब हम एक साथ कंपेयर करते हैं ना, एक साथ उनको पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अर्ली सिम्टम्स क्या है, जो जिससे जाके हम कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं। अर्ली शिफ्ट मतलब सबटल इम्बैलेंस है बॉडी में, थोड़ा सा ही, जैसे हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, 11.8, 11.9 है, तो हम इग्नोर कर देते हैं। ये इग्नोर करने की चीज नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए और इस पर काम जरूर कीजिए। कभी भी किसी भी पैरामीटर को इग्नोर मत कीजिए, बी इट HB और बी इट HbA1c। ट्रेंड को समझना जरूरी है। वन रिपोर्ट इज लाइक अ स्नैपशॉट एंड द पैटर्न्स टेल यू द स्टोरी। मैं कभी भी एक ही पैटर्न या एक ही पैरामीटर, एक ही रीडिंग पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। अगर कोई बंदा आ रहा है मेरे पास एक ही रिपोर्ट लेके, तो मैं जरूर पूछती हूँ कि इससे पहले के रिपोर्ट्स भी लेके आइए या फिर मुझे भेज दीजिए, ताकि मैं ओवर द टाइम आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुआ है, आपके बॉडी में कितना स्ट्रगल किया है और क्या क्या नॉर्मल हुआ है, ये अगर मुझे जानना है तो सभी ब्लड रिपोर्ट्स, एटलीस्ट 2 to 3 years के ब्लड रिपोर्ट्स चाहिए, जिससे कि मैं उनका पूरा हेल्थ और उनका पूरा हेल्थ पिक्चर मैं जान सकती हूँ। सिंगल रिपोर्ट से लिमिटेड इंसाइट है। सिंगल रिपोर्ट का एग्जांपल अगर मैं दूं, फास्टिंग शुगर। फास्टिंग शुगर करवाने के लिए लोग जाते हैं, उनका एक हमेशा कंप्लेंट रहता है, घर में मैं चेक करती हूँ तो घर में कम आता है, लैब में चेक करवाती हूँ तो हमेशा ज्यादा आता है। तो लैब वाले कुछ गलती करते हैं, गलती नहीं कर रहे हैं। उस मोमेंट पे आपके बॉडी में क्या चल रहा है वो दिखाता है। FBS उस टाइम पे कितना है वो दिखाता है। घर पे आप उठे, आपने इमीडिएटली चेक किया, आप रिलैक्स्ड मोड में थे, लेकिन आप घर से क्लिनिक तक गए या फिर लैब तक गए, तब तक आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर हो गया ना, थोड़ा सा तो बॉडी एनर्जी स्पेंड कर रही है, थोड़ा स्ट्रेस है, क्योंकि आप यहाँ से, घर से क्लिनिक या घर से लैब जाते हुए आप ये सोचते हुए जाते हो कि मेरा ज्यादा आ गया तो क्या करूं, मेरा कम आ गया तो क्या करूं। तो ये सारे चेंजेस भी वहां पर मैटर होते हैं। तो कभी भी एक ही पैरामीटर या एक ही ब्लड रिपोर्ट पे
ट्रस्ट ना करते हुए आप पूरे पैटर्न को समझने के लिए 3 से 4 ब्लड रिपोर्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आज इम्बैलेंस आया है तो मे बी यू कैन रिपीट इट आफ्टर 2 मंथ्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो एक में आ गया तो कभी भी डॉक्टर मेडिसिन शुरू नहीं करती, इमीडिएटली शुरू नहीं करते। बैलेंस इम्बैलेंस बहुत है तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही इम्बैलेंस है तो वो कहेंगे अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, अपना फूड पैटर्न चेंज करो। तो आपको ये सारा कम होते हुए दिखेगा और आफ्टर 3 मंथ्स यू रिपीट द टेस्ट एंड ब्रिंग इट टू मी। ऐसा जनरली हर एक डॉक्टर कहता ही है। और अगर आप ट्रेंड को देख रहे हो तो फ्यूचर रिस्क को भी आप कम कर सकते हो। स्टेबल ट्रेंड है तो लो रिस्क है, थोड़ा ही बढ़ा है, एक ही दिन बढ़ा है, नेक्स्ट रिपोर्ट में नॉर्मल आ गया, उसके बाद के रिपोर्ट में भी नॉर्मल आ गया, 2-3 रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है, पहले के एक रिपोर्ट में थोड़ा सा एलिवेशन था, तो इतना रिस्क नहीं है, आप उसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन हर रिपोर्ट में कुछ ना कुछ राइजिंग ही दिख रहा है, इसका मतलब परसिस्टेंट राइजिंग है, जो कहीं जाके रिस्क क्रिएट कर सकता है, डिसीज क्रिएट कर सकता है। इसीलिए आपको एक ही ब्लड रिपोर्ट या एक ही रीडिंग पर फोकस ना करते हुए उस ट्रेंड को समझना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड सम ऑफ द की नंबर्स। क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है हमारा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, राखी जी बहुत अच्छा काम कर रही है, सुबह सुबह सबका स्ट्रेस भी कम करवा रही है और सभी को मूवमेंट भी सिखा रही है, जिससे कि एक्टिव लाइफस्टाइल बन रहा है। स्पेशली फीमेल्स का मैं बता दूंगी, फीमेल्स क्या सोचते हैं कि मैं दिन भर काम तो करती रहती हूँ, एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, मैं एक्टिव हूँ और मुझे एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। नहीं, ये गलत है। देर आर टू टर्म्स, वन इज बीइंग फिजिकली एक्टिव, वन इज गेटिंग इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटी। बीइंग फिजिकल एक्टिव मतलब आप दिन भर एक ही जगह पर बैठ के काम नहीं कर रहे हो, आप घूम रहे हो, आपके बॉडी में एक ना एक तरह का मूवमेंट है, एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक्सप्लिसिटली जब आप कैलोरीज बर्न करते हो, जब आपको स्वेटिंग हो रहा है, तो इससे आपके बॉडी में जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेंगे और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा। ये होता है हमारा फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बेनिफिट यही है कि हर एक सेल को, हर एक टिश्यू मसल को अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रहा है। तो मोस्टली फीमेल्स यही कहते हैं कि मैं एक्टिव हूँ, दिन भर काम करती हूँ, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मैं बर्तन भी धोती हूँ, तो मुझे किसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। ये गलत है, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम एक्सप्लिसिटली पसीना नहीं बहा रहे हैं, तो हमें एक्सरसाइज की जरूरत है। और नेक्स्ट कंप्लेंट आता है कि ओवर 2 to 3 months मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मैं बाहर भी जा रही हूँ, मैंने वॉकिंग शुरू किया है, मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू किया है, तब भी मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो वेट लॉस के लिए ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ दिस। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, अ, जो ट्रेंडिंग डिसऑर्डर्स है, जैसे थायराइड है, पीसीओएस है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, ब्लड शुगर है, डायबिटीज है, इन सब का रूट कॉज एक ही है, वो है इम्बैलेंस इन इंसुलिन। फास्टिंग इंसुलिन चेक करवाना चाहिए हर एक इंसान को, वंस इन वंस इन अ ईयर और एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर आपको ये करवाना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपके बॉडी का इनर एनवायरनमेंट कैसा है। इनर एनवायरनमेंट अगर स्टेबल है तो बाकी सारे पैरामीटर्स भी स्टेबल रहेंगे। इंसुलिन बहुत इन्फ्लुएंस करता है इनर एनवायरनमेंट के स्टेबिलिटी में। और ये हमें ये भी बताता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बन रहा है बॉडी में तो उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। ऑप्टिमम लेवल है इंसुलिन का 2 to 6, इतना ही होना चाहिए। इससे अगर क्रॉस हो रहा है तो बॉर्डर लाइन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, एंड इफ इट क्रॉसेस 10 द पर्सन बिकम्स डायबिटिक। फास्टिंग शुगर हर बंदे को चेक करना ही चाहिए, वंस इन अ वीक और वंस इन 15 days चेक करते रहो। और एक शुगर रीडिंग ज्यादा आ गया तो स्ट्रेस मत लो, आगे के 2-3 दिन भी चेक कर लो, मे बी बिकॉज ऑफ रैंडम ईटिंग और स्लीप डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस, ये ऊपर नीचे हो सकता है। 3-4 दिन का रीडिंग लो, अगर 3-4 दिन में भी ये एलिवेशन दिखा रहा है तो इट इज बेटर यू विजिट अ डॉक्टर। ट्राइग्लिसराइड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मोस्टली अंडररेटेड है, क्योंकि
बहुत लोग इस पर स्ट्रेस नहीं देते हैं, लेकिन फास्टिंग इंसुलिन एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर वन ऑफ द अर्ली मार्कर्स ऑफ इम्बैलेंस इन द बॉडी। अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपका 150 से कम ही रखना चाहिए, अगर इससे बढ़ रहा है इसका मतलब है कि बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गेट ट्राइग्लिसराइड टेस्टेड वंस इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। और अगर ट्राइग्लिसराइड ऊपर नीचे आ रहा है तो देन गो फॉर फास्टिंग इंसुलिन। ट्राइग्लिसराइड तभी ज्यादा आएंगे जब इंसुलिन इम्बैलेंस है बॉडी में। नाउ कम्स द HbA1c। ये कॉमन टर्म हो गया है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। HbA1c मतलब जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर जो रूटीन टेस्ट होता है एनुअल हेल्थ चेकअप, उसमें भी ये इंक्लूड किया गया है। ये आपको 3 मंथ्स एवरेज ऑफ ब्लड शुगर बताता है। ये HbA1c को थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। इसमें 2 पार्ट है, HB एंड A1c। HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन, A1c स्टैंड्स फॉर द ग्लूकोज दैट इज बीइंग कैरीड बाय RBC। तो 3 महीने में आपके आरबीसीज कितना शुगर कैरी कर रहे हैं, इसका ये एक मेजरमेंट दे रहे हैं। इट इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 5.7 एंड इफ इट हैज गॉन टू लो, इसका मतलब तब भी आपको डॉक्टर या फिर डाइटिशियन को आप एक बार कंसल्ट कर लो। ये 5.5 से 5.7 के रेंज में होना चाहिए। एंड इफ इट हैज क्रॉस्ड 5.7, then yes, body has been struggling for years and now it is saying मुझसे नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज विजिट अ डॉक्टर और अ हेल्थ प्रोफेशनल और अ डायबिटिस एजुकेटर। एंड इफ HbA1c has crossed 6.5, एडवांस्ड डायबिटिस डिटेक्ट हो चुका है बॉडी में एंड बॉडी स्ट्रगल इज एटलीस्ट फॉर 15 ईयर्स। पिछले 15 साल से बॉडी उसको हाई शुगर या फिर इम्बैलेंस वाले एनवायरनमेंट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है और अब बॉडी जवाब दे रहा है कि अब मैं मैनेज नहीं कर सकता। नॉर्मल रेंजेस डजंट ऑलवेज मीन ऑप्टिमम हेल्थ। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल रेंज है सर्वाइवल के लिए और ऑप्टिमम हेल्थ के लिए नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ही हमें चाहिए। तो थोड़ा सा इंसाइट्स में डालना चाहूंगी, क्योंकि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज प्री डायबिटिक। तो ये प्री डायबिटिस से हम डायबिटिस तक ना पहुंचकर नॉन डायबिटिक स्टेट में हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए ये 4 पैरामीटर्स आपका हेल्प करेंगे। इनको डिकोड करने की, इनको एनालाइज करने की और इनको इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। द प्रॉब्लम बिगिंस विथ हाई इंसुलिन। डायबिटिस में हमें यही सिखाया गया है कि शुगर प्रॉब्लम है, हाई शुगर is your problem. You have to control sugar. Root cause उसका है imbalance of insulin. It is diabetes is not because of high sugar. Diabetes is because of high insulin since long term. ये ऐसा नहीं है कि एक दिन इंसुलिन ज्यादा हो गया और डायबिटीज हो गया, नहीं, सालों से इंसुलिन ज्यादा चल रहा है, इसीलिए डायबिटीज हुआ है। और डायबिटीज ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गन तक ये लिमिटेड है। एवरी सेल, एवरी ऑर्गन इज कॉम्पेंसेटेड, वो आपके अगेंस्ट ही काम कर रहा है। तो जितना आप इंसुलिन को कंट्रोल करेंगे, जितना आप इंसुलिन को स्टेबलाइज करेंगे, जितना इंसुलिन का अच्छे से यूज होगा, उतना इम्बैलेंस जो क्रिएट हुआ है बॉडी के अंदर वो स्टेबलाइज होना शुरू होगा। HbA1c की बात हमने जो थोड़ी देर पहले की, इस पर मैं और थोड़ा इंसाइट्स देना चाहूंगी। HbA1c को आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, एक कंटेनर है जिसमें शुगर रखा गया है। ये कंटेनर अगर बड़ा है तो बहुत सारा शुगर स्टोर होगा, अगर कंटेनर कम है तो कम शुगर स्टोर होगा। और HbA1c इज मेनली मेजर्ड और मेनली हैंडल्ड बाय HB, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी हीमोग्लोबिन कम नहीं होता है, क्योंकि बॉडी कोशिश करता ही रहता है कि समहाउ मैं हीमोग्लोबिन को मैं मेंटेन करता रहूं। तो इसीलिए इतना जल्दी आपको HbA1c में फ्लक्चुएशंस दिखाई नहीं देंगे। यू विल सी द वेरिएशंस वंस इन 3 मंथ्स, वंस इन 4 मंथ्स। ट्राइग्लिसराइड्स, जैसे मैंने बताया, इंसुलिन, हाई इंसुलिन होता है डायबिटीज पेशेंट में। जितना एक्सेस इंसुलिन उतना हाई ट्राइग्लिसराइड्स, क्योंकि जितना एक्सेस इंसुलिन रहेगा बॉडी में वो फैट स्टोरेज का ही काम करेगा। इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को कन्वर्ट, हमें यही सिखाया है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को कम करता है। वो ब्लड में से शुगर को ले जाके वो देता है सेल्स को, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन जब सेल एनर्जी कन्वर्ट कर करके थक गया है,
वो और एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर सकता, उस टाइम पे इंसुलिन क्या करता है, वो ट्राइग इन द फॉर्म ऑफ फैट, ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में वो उसको बॉडी में स्टोर करते जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा 3 महीने 4 महीने वेट लॉस करने के चक्कर में बहुत आपने मेहनत की है, फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन, एंड इट इज नॉट बिकॉज दैट आप कम मेहनत कर रहे हो या फिर बहुत सारा खाना खा रहे हो, नहीं, आपके अंदर इंसुलिन ज्यादा है, इस वजह से आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, आपके बॉडी में फैट स्टोरेज बहुत हो रहा है। सॉरी। नेक्स्ट इज फेरिटिन। फेरिटिन जो है ना, वो आयरन कैरिंग प्रोटीन है। जितना इंसुलिन ज्यादा उतना फेरिटिन कम हो जाता है, क्योंकि फेरिटिन बॉडी खुद बनाती है। मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं ना, मेटाबॉलिज्म कम हो गया है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी में, फेरिटिन कम बनता है। कम फेरिटिन मतलब लेस आयरन होल्डिंग कैपेसिटी। इसलिए आपने देखा होगा जो ओबीज ओवरवेट पेशेंट है ना, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि उनमें फेरिटिन की कमी होती है। ये सारे टेस्ट अवेलेबल है। जस्ट गोइंग फॉर एच बी सीबीसी एंड HbA1c, यू कैन ट्राई दीज, गो फॉर दीज ब्लड रिपोर्ट्स एंड टेक देम टू द डॉक्टर। डॉक्टर तब आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। आप अपने हेल्थ प्रोफेशनल से भी बात कीजिए, डाइटिशियन से बात कीजिए, जिससे कि ये सारे कम हो सके। खाना कम खाने से वेट लॉस नहीं होता है, वो वेट बढ़ाएगा, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन बहुत है, और जब तक हाई इंसुलिन रहेगा वो फैट स्टोरेज का ही काम करेगा। नेक्स्ट इज हाउ यू शुड रीड द ब्लड रिपोर्ट। यू शुड लुक बियॉन्ड वन नंबर। एक ही नंबर पर स्टिक मत हो जाइए कि नहीं मेरा आज नॉर्मल आया है तो मैं इसको नॉर्मल ही कंसिडर कर लूंगी, मेरा डायबिटीज खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। रिसेंटली मेरे नॉलेज में 2 केसेस आए, जैसे मैंने बताया था, HbA1c ड्रॉप्ड फ्रॉम 11 to 6.5। पेशेंट खुश हो गया कि 2 महीने में मेरा HbA1c कम हो गया, जबकि तुम कह रही थी कि 1% कम करने के लिए मुझे 2 महीने लगते हैं। तो इंस्टेंटली आई कुड रिकॉग्नाइज दैट देयर वाज सम प्रॉब्लम विथ आयरन बाइंडिंग, क्योंकि HB कम हुआ है, इसलिए HbA1c कम हुआ है। HB में 2 पार्ट है, हीमोग्लोबिन में 2 पार्ट है, एक आयरन है और एक प्रोटीन है। तो पेशेंट का प्रोटीन इनटेक भी कम हुआ था, और पेशेंट में आयरन की भी कमी देखी गई थी। तो इमीडिएटली आई एडवाइज्ड हिम टू टेस्ट फॉर द फेरिटिन। तो फेरिटिन से ये कंफर्म हो गया कि उनके बॉडी में आयरन की कमी है। और ये आपको अपने सिम्टम से भी पता चलेगा कि हेयर फॉल हो रहा है। फीमेल है तो पीरियड का जो नॉर्मल इंटरवल रहता है ना, 2 to 8 years जो नॉर्मल फ्लो, 2 to 8 days जो नॉर्मल फ्लो होता है ना, वो सडनली कम हो जाता है। 4 to 5 days इज द नॉर्मल ब्लड फ्लो डे, और वो सडनली 2 दिन पे आ गया। इसका मतलब है कि बॉडी में आयरन की कमी दिख रही है, सडनली हेयर फॉल शुरू हो गया। स्पेशली जो हमारे थायराइड वाले पेशेंट्स है ना, उनकी हमेशा ये कंप्लेंट रहती है कि थायराइड मेडिसिन शुरू हुआ है और हेयर फॉल शुरू हुआ है। हेयर फॉल आपका थायराइड मेडिसिन की वजह से नहीं हो रहा है, आपके बॉडी में आयरन की कमी हो रही है इस वजह से। तो वंस यू गेट द ब्लड रिपोर्ट डन, आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज चेंजिंग, पिछले रिपोर्ट से इस रिपोर्ट में क्या चेंज हुआ है, एंड व्हाट इज द पैटर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, या स्टेबल उतना ही है चेंज, ये देखिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी इज टेलिंग। बॉडी के सिम्टम्स जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि डिसीजेस जो है ना वो सडनली नहीं आते हैं। सडनली शुगर नहीं दिख रहा है, सडनली डायबिटीज नहीं हो रहा है, ओवर द पीरियड आपको फैटीग था, आपको वेट गेन हुआ है, आपको क्रेविंग्स हुआ है, या सडन वेट लॉस भी हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो गया। इतना वेट लॉस मुझे कभी नहीं हुआ था, लेकिन सडनली मेरा वेट लॉस हो गया है। रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, और अगर कहीं पर वुंड्स है तो वो धीरे धीरे से हील हो रहा है। 2 से 3 दिन में हील होने वाला वुंड वो 1 हफ्ते 10 दिन तक ले रहा है हील होने के लिए। ये सारे सिम्टम्स है जो बॉडी आपको दिखा रहा है, और इन सिम्टम्स को आप कनेक्ट करेंगे ब्लड रिपोर्ट के साथ, तो इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल स्ट्रगल क्या है। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज द पाथ फॉर बेटर लाइफ। जितना जल्दी आप अपने ब्लड टेस्ट करवाओगे,
जितना जल्दी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे, उतना आप डिसीज या डिसऑर्डर को आप दूर रख पाओगे। डोंट वेट फॉर द सिम्टम्स, मेक ब्लड टेस्ट अ हैबिट एटलीस्ट वंस अ ईयर। ईयरली वंस और ईयरली ट्वाइस आपको चेक करवाना ही चाहिए, स्पेशली द ट्राइग्लिसराइड्स एंड फास्टिंग इंसुलिन। ये चेक करवा लो, इससे आपको फ्यूचर रिस्क एनालाइज कर सकते हो और फ्यूचर रिस्क को भी आप अवॉइड कर सकते हो। नॉर्मल अगर दिख रहा है तो जरूर देखिए कि वो नॉर्मल लोअर लिमिट के पास है या अपर लिमिट के पास है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो बिकॉज एवरी बॉडी इज टेलिंग ए डिफरेंट स्टोरी। हर नंबर के पीछे एक यूनिक स्टोरी है। कम है तो क्यों कम है, ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है। कभी कभी हम ये देखते हैं कि RDW नाम का पैरामीटर होता है CBC में। RDW जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, दोज हु आर अबाउ 70, उनमें ज्यादा दिखता है। और ये अल्कोहलिक रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले पेशेंट में भी RDW बढ़ा हुआ ही दिखता है। क्यों बढ़ा हुआ है? RDW का मतलब है साइज ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइज क्यों बढ़ी है, ये जानने की कोशिश करो। जब आप रूट कॉज निकालोगे तो पता चलेगा द size of RBC has increased because every cell is not getting sufficient oxygen। RBC का क्या काम है? ऑक्सीजन को ले जाके सेल्स तक पहुंचाना है। आरबीसी ने अपना साइज क्यों बड़ा कर लिया? क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे हैं उनमें। आप देखोगे हाई ट्राइग्लिसराइड्स वाले पेशेंट में भी ये देखा गया है, क्योंकि वो एक माला दो माला चढ़ते हैं ना, स्टेप्स चढ़ के जाते हैं, तो उन्हें ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं। इफ यू मॉनिटर और इफ यू मेजर आरबीसी एट दैट मोमेंट, आपको दिखेगा कि उनका RDW बढ़ा हुआ है। इसको हम कहते हैं स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस। तो ये इंटरनल स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ऑल अदर थिंग्स आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग, क्यों? ताकि सब कुछ ऑप्टिमम लेवल पे बना रहे, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑप्टिमम लेवल पे बना रहे। सिम्टम्स अपीयर, वन रिपोर्ट इज स्नैपशॉट, मल्टीपल रिपोर्ट शो द मूवी। एक ही रिपोर्ट पे आप जज मत करो। जैसे मैंने बताया सडन फॉल इन HbA1c, आप 2-3 बार उसको चेक करवाओ, हर 3 महीने में उसको रिपीट करो और ट्रेंड को समझो। एक में कम आ गया या फिर एक बार आपका फास्टिंग शुगर कम आ गया और आप ये समझ लोगे कि मैं नॉन डायबिटिक स्टेट में पहुंच गया हूँ, ये आप गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आपको मॉनिटर करना पड़ता है, पैटर्न को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। एंड स्मॉल चेंजेस टुडे, इफ यू रिकॉग्नाइज स्मॉल चेंजेस टुडे, यू विल प्रिवेंट द बिगर प्रॉब्लम्स टुमारो। इसके लिए मैं एग्जांपल देना चाहूंगी नी पेन का। बहुत सारे फीमेल्स है, बहुत सारे मेल्स है। हाँ, 2 महीने से मेरे घुटने में दर्द है लेकिन बेरेबल है। ये 2 महीने पहले में तो नहीं था, आज क्यों हो रहा है? आपने ये जानने की कोशिश की? नहीं, हम इग्नोर कर देते हैं। एक्टिविटी में चेंज तो नहीं हुआ है, फिर अचानक से घुटनों में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि देर इज सम डेफिशिएंसी, देर इज सम इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी दैट इज ट्रिगरिंग द पेन। आप ये वार्निंग्स को समझना चाहिए, ताकि आप आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को आप अवॉइड कर सके। रिमेंबर, इंसुलिन चेंजेस फर्स्ट इन द बॉडी एंड एवरीथिंग एल्स फॉलो। हार्मोनल इम्बैलेंस का ट्रेंड बना हुआ है सोशल मीडिया पे, हर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहा है। इंसुलिन वो पहला हार्मोन है जो बाकी सारे हार्मोन्स को बिगाड़ देता है। अगर इंसुलिन करेक्ट अमाउंट में बन रहा है तो बाकी सारे हार्मोन्स भी अच्छे से काम कर रहे हैं। इफ it is getting secreted in excess amount, if it is present in excess amount, every other hormone is affected। वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग से डिविएट हो जाते हैं। यस, एंड दिस इज फॉर यू। Numbers alone don't tell the story, the context matters। Numbers और symptoms दोनों को कंबाइन करके अपनी कहानी को जानने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं कह रही थी, नॉर्मल चीजें वो है जो आपके सर्वाइवल के लिए है, वो आपके हीलिंग के लिए नहीं है। भले ही रिपोर्ट नॉर्मल दिख रहा है, आप फिर भी आपके क्रेविंग्स है, आपका वेट गेन हो रहा है, आपका एनर्जी कम हो रहा है, ये जानने की जरूर कोशिश कीजिए कि अंदर क्या हो रहा है। कनेक्ट द नंबर्स विद द सिम्टम्स एंड विथ योर लाइफस्टाइल। नेक्स्ट इज द रूट कॉज।
एक बार शुगर बढ़ गया, एक बार फास्टिंग शुगर ज़्यादा आया, एक बार कम आया, इसी के बेसिस पर कुछ नहीं किया जा सकता। आपको पैटर्न, आपका रूट कॉज़ ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था, देयर वाज़ सडन फॉल इन HbA1c, एक का 6.5 आया, एक का 5.5 आया, एक का 5.6 आया, बट ऑल 3 हैड डिफरेंट रूट कॉज़ेज़। जो 5.6 एंड 5.5 आया था ना, उनका प्रोलॉन्ग्ड इलनेस था, वो हॉस्पिटलाइज़्ड थे। हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से या बॉडी का एक्सट्रीम स्ट्रगल हो रहा था, उस वजह से उनका HbA1c नीचे आ गया था। जो 11 से 6.5 आया था, उस बंदे का इनटेक कम हुआ था और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हुई थी, जिस वजह से उनका HbA1c कम हो गया था। सो आई strictly avoid working on single parameter and try to understand the root cause of the problem. इंसुलिन रूट कॉज है डायबिटीज के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए, पीसीओएस के लिए और थायराइड के लिए। लेकिन इंसुलिन इम्बैलेंस का भी एक रूट कॉज है। उस रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। ऑन दैट बेसिस आई डिजाइन पर्सनलाइज्ड करेक्शन फॉर माय पेशेंट्स। ऐसे ही रैंडमली कुछ भी चीजें नहीं देते हैं। डाइट्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, गूगल पे, चैट जीपीटी पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपका हेल्थ प्रोफेशनल, आपका जो डाइटिशियन है, आपका जो डॉक्टर है, वो आपके बॉडी के अकॉर्डिंग आपके लिए पर्सनलाइज्ड प्लान बना के देता है। कोई बंदा है जो डाल रहा है सोशल मीडिया पे कि मेथी पानी पीने से मेरा डायबिटीज ठीक हो गया। जरूरी नहीं है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हो। जरूरी नहीं है कि मेथी मेरे बॉडी को सूट करे। जीरा वाटर, मोस्टली हर कोई जीरा वाटर पी रहा है। आपने कभी नहीं सोचा कि जीरा वाटर से सच में वेट लॉस होता है या नहीं? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे आ गया, कोई सेलिब्रिटी है, वो जीरा वाटर पी रही है तो मैं भी पीना शुरू कर देती हूँ। जीरा वाटर आपका हाइड्रेशन ठीक करता है, आपका डाइजेशन ठीक करता है, लेकिन वो आपका डायबिटीज ठीक नहीं कर सकता। सेकंड मिथ इज जो हमारा बटर कॉफी है या घी कॉफी है, ट्राइग्लिसराइड वाले बंदे हैं, वो ये बिल्कुल भी ट्राई ना करें, क्योंकि आपके बॉडी में ऑलरेडी एक्सेस फैट है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में एक्सेस इंसुलिन है। जब तक आपके बॉडी में एक्सेस इंसुलिन रहेगा, वो फैट स्टोरेज ही करेगा। तो आप पहले ये सारे पैरामीटर्स पर वर्क करेंगे ना, तो आपको ये सारे जो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स हैं, इन पर रिलाई होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देर इज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग द रिपोर्ट्स एंड एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग देम। ऐसे ही रिपोर्ट्स रीड मत कीजिए। अगली बार जब आप अपने खुद के रिपोर्ट्स जब रीड करोगे ना, तो जरूर मेंशन कीजिए कि हीलिंग रेंजेस क्या है। लैब नॉर्मल इज फॉर सर्वाइवल, हीलिंग इज टू गेट रिड ऑफ द डिसीज और द डिसऑर्डर इन योर बॉडी। You try to understand your body, you try to understand, you try to read between the reports. At last, ये important thing है, इंग्लिश में वो proverb है ना, prevention is better than cure. Early detection is always a better option. प्रॉब्लम्स आप जितनी जल्दी कैच कर लोगे, उतना आपका पैसा भी सेव होगा, आपका हेल्थ भी सेव होगा और आपका टाइम भी सेव होगा। सिंपल ब्लड टेस्ट टुडे कैन प्रिवेंट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स टुमारो। ट्राइग्लिसराइड्स जरूर चेक करवाइए, हर 3 महीने में रिपीट कीजिए। लिपिड प्रोफाइल स्पेशली आप अपने लिपिड्स जरूर चेक करवाइए और इंसुलिन भी चेक करवाइए, क्योंकि इंसुलिन इम्बैलेंस हो गया बॉडी में तो टोटल केओस क्रिएट हो जाता है इंटरनली। स्मॉल चेंजेस कैन प्रिवेंट बिग प्रॉब्लम्स। छोटी छोटी चीजों को चेंज करना शुरू कीजिए। किसी ने ये कह दिया तो मैं ये कर लूंगी, ऐसे चेंजेस नहीं चाहिए। वो चेंजेस चाहिए जो आपके बॉडी को सूट कर रहा है। जैसे अभी बताया, घी कॉफी और बटर कॉफी, मे बी इट माइट नॉट सूट मी। वो सेलिब्रिटी को सूट कर सकता है, लेकिन वो कॉमन मैन को सूट नहीं करेगा। तो ऐसे चेंजेस मत लेके आइए। रेगुलरली मॉनिटर योर ब्लड रिपोर्ट्स टू कैच द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजेस और विटामिन डेफिशिएंसीज आजकल बहुत देखे जाते हैं पेशेंट्स में, और वो उसको इग्नोर करते जाते हैं। जैसे हील पेन है, या फिर आपके एडी में पेन
शार्प चुभने जैसा पेन होता है या फिर जलन हो रहा है, ऐसे ये होता है डेफिशिएंसी से। तो इनको इग्नोर मत कीजिए, इनको इमीडिएटली एड्रेस कीजिए। गो एंड मीट योर डॉक्टर, टेल हिम द प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। तो ये डेफिशिएंसीज अगर ओवरकम हो जाएंगे ना, तो ये प्रोलॉन्ग्ड इलनेस को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। नॉलेज इज पावर, सो इज द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन हम आराम से कर सकते हैं अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर ले तो। दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस सेशन। और इसको एंड करने से पहले एक कोट यहाँ पे करना चाहूंगी। अ, साधन शरीर विदु साधारण वल्लभ। मैं कर्नाटक की हूँ और मेरी मातृभाषा कन्नड़ है। तो कन्नड़ में ये संत महात्मा कह गए हैं, भले ही ये कन्नड़ का था लेकिन भाषा अलग है, भावना पहुंच गई होगी, मैं ऐसा समझ सकती हूँ। ये जो शरीर हमें मिला है, ये बॉडी जो हमें मिली है भगवान से, ये साधारण नहीं है, ये स्पेशल है, मामूली नहीं है। और इसको दिया गया है साधना के लिए, कुछ अचीव करने के लिए। डिसीज, डिसऑर्डर्स, डेफिशिएंसीज में इसको नहीं डुबाना चाहिए, इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन। एवरी मोमेंट योर बॉडी इज टेलिंग यू अ स्टोरी, आर यू लिसनिंग टू इट? मैं यहाँ पर एंड करती हूँ अपना सेशन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर तक मेरी बातें सुनी।